हेलो दोस्तों। आज मैं फिर आपके लिए बाल मनोविज्ञान के विषय में आगे का वार्तालाप करने के लिए आया हूँ। पिछली वीडियो में हमने मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा कि मनोविज्ञान का क्रम, ठीक है, विकास का क्रम कैसे था, कैसे मनोविज्ञान विकसित हुआ या मनोविज्ञान का अस्तित्व कब आया। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन मस्तिष्क का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, फिर व्यवहार का विज्ञान, और अंततः आते आते हमें मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने लग गए। तो इसी तरीके से हमने देखा कि मनोविज्ञान जो है वो किस तरीके से उसके विकास का क्रम चला। अब आज हम नेक्स्ट टॉपिक मनोविज्ञान की प्रकृति, मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है उसके बारे में हम जानेंगे कि मनोविज्ञान होता कैसा है। ठीक है, तो मनोविज्ञान नियामक एवं विधायक विज्ञान है। नियामक का अर्थ होता है विषय वस्तु कैसी हो का अध्ययन करना, कि विषय वस्तु जो है, जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं, कंटेंट को पढ़ रहे हैं, वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है, उसका अध्ययन। और विधायक विज्ञान शिक्षा ज्यों का त्यों, ठीक है, कि जो भी शिक्षा है वो हूबहू वही होनी चाहिए, जैसी वो है वैसे ही उसे सामने रखा जाए। तो इन सब चीजों का अध्ययन ही आपका मनोविज्ञान, विधायक एवं विधायक विज्ञान कहलाता है। तो मनोविज्ञान की जो प्रकृति है, हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा जो जैसी है वैसी की वैसी ही सामने रखी जाए और उसका विषय वस्तु पर पूर्ण अध्ययन किया जाए। तो इस सब चीज़ों को हम मनोविज्ञान की प्रकृति के अंतर्गत, जैसे मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मानव का तो अध्ययन करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पशु पक्षी, इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान के अंतर्गत। हम देखते हैं कि मनोविज्ञान, जो हम किसी की मनोदशा जाननी हो, एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो वो किसी की साइकोलॉजी को रीड करना, तो ये मनुष्यों में ही नहीं, हम पशु पक्षियों का भी इसके अंतर्गत क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं कि पशुओं की कैसी मानसिकता होती है या मनोदशा होती है, या पक्षियों की कैसी मनोदशा होती है। इन सब चीज़ों का अध्ययन हम मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। मनोविज्ञान में भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे हम बहुत सारे मनोवैज्ञानिक किसी का हाव भाव, ये सब चीज़ें देखकर बता सकते हैं कि भविष्य में ये कोई बालक है, जैसे किसी बालक को मनोवैज्ञानिक देखते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो उससे प्रिडिक्शन कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वह भविष्य में क्या बनेगा, या उसका व्यवहार किस तरीके का होगा, या उसकी क्या इच्छाएं हो सकती हैं। इन सब चीज़ों की प्रिडिक्शन किया जा सकता है। मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत, नियम, वस्तुनिष्ठ, वैधता और प्रमाणित होता है। मनोविज्ञान का जो प्रमुख सिद्धांत होता है, वह सिद्धांत या नियम जो होता है वह वस्तुनिष्ठ होता है, वैध होता है और प्रमाणिक होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, प्रयोगों पर आधारित। जब हम किसी व्यक्ति की मनोविज्ञान के अंतर्गत हम किसी का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो उसकी वैधता और प्रमाणिकता का हम प्रमाण प्रयोगों के द्वारा देते हैं। उसके व्यवहार को सामने देखकर, ऑब्जर्व कर उन सब चीज़ों पर हम क्या करते हैं, अपना सटीक निर्णय देते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान के जो प्रमुख सिद्धांत और नियम है वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, वैध होते हैं और प्रमाणित होते हैं। ठीक है साथियों, इसी तरीके से हम आगे अब चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय। अब हम देखते हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत बहुत सारे अपने अपने मतों के लोग होते हैं, संप्रदाय के लोग होते हैं, जिनका अपना अपना मानना है कि मनोविज्ञान को अपने अपने दृष्टिकोणों से लोगों ने देखा। तो उसमें कुछ मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, तो उन संप्रदायों को हम देखते हैं कि विभिन्न संप्रदाय होते हैं। उन संप्रदायों के कुछ फॉलोवर होते हैं या प्रतिपादक होते हैं कि इन्होंने इस संप्रदाय का निर्माण किया। तो उसमें हम देखते हैं संरचनावाद संप्रदाय का जो लाए वो विलियम वुंट ने लाए। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है साथियों कि रचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, मनोविश्लेषणवाद, इन सब वादों को कौन लाए।
तो ये परीक्षाओं के अंदर वो सीटीटी या यूटीटी यूपीटीटी या शिक्षक भर्तियां हैं, यहां से एक क्वेश्चन तो जरूर आता है आपका कि इस संरचनावाद के या इस संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है। तो साथियों मैं एक किनारे से आपको बताता हूं और आप लोग इसे बहुत अच्छे से नोट आउट करके याद कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है संरचनावाद संप्रदाय। संरचनावाद संप्रदाय का जो प्रतिपादक है वो विलियम वुंट है। दूसरे नंबर पर प्रकार्यवाद या कार्यवाद, इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं विलियम जेम्स। तीसरे नंबर पर व्यवहारवाद संप्रदाय। व्यवहारवाद संप्रदाय को जेबी वाटसन जी द्वारा लाया गया। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है व्यवहारवाद संप्रदाय के बारे में, जेबी वाटसन के बारे में। इसके बाद संज्ञानवाद संप्रदाय। संज्ञानवाद संप्रदाय को मैक्स वर्दिमर इनके प्रतिपादक थे। मनोविश्लेषण संप्रदाय। मनोविश्लेषण संप्रदाय के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड थे। इसी तरीके से मानवतावाद संप्रदाय के जो प्रतिपादक थे वो अब्राहम मैस्लो, और इसके बाद प्रेरकीय संप्रदाय के प्रतिपादक विलियम मैकडूगल थे। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे ये 7 संप्रदाय हैं जिनके प्रतिपादक निम्न हैं। अब हम एक एक करके इन संप्रदायों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो साथियों सबसे पहला जो हम संप्रदाय पढ़ते हैं वह है आपका संरचनावाद या निर्मितवाद या निर्माणवाद। देखो इन्हें विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। संरचनावाद संप्रदाय या निर्मितवाद संप्रदाय बहुत सारे परीक्षाओं में अलग अलग नामों से भी पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने यहां पर सभी नामों को लिख दिया है। संरचनावाद संप्रदाय या निर्मितवाद संप्रदाय या निर्माणवाद संप्रदाय, ये तीनों एक ही हैं। तो इनकी स्थापना जो विलियम वुंट ने की थी, मनोविज्ञान में स्थापित होने वाला प्रथम संप्रदाय है। यह अगर देखा जाए कि मनोविज्ञान की जब शुरुआत होती है तो उसमें सबसे पहला संप्रदाय संरचनावाद संप्रदाय को ही माना जाता है, और इसके जो स्थापना करने वाले थे वह विलियम वुंट थे। इसका स्थापना 1879 ईस्वी में हुई। इसी समय मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी जो जर्मनी में हुई थी। जैसे मैंने आपको पिछली उसमें पढ़ाया था, इसी समय हमारी क्या होती है, प्रयोगशाला जर्मनी में स्थापित होती है, जिसको वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। तो संरचनावाद के अनुसार देखा जाता है कि जो हमारी इंद्रियां होती हैं, इंद्रियां हमारी 5 होती हैं, ठीक है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये जो हमारी इंद्रियां होती हैं, इन इंद्रियों द्वारा किसी भी चीज का जब हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, जैसे आंखों द्वारा देखना, कान द्वारा सुनना, नाक द्वारा सूंघना, जीभ द्वारा किसी चीज को टेस्ट करना या त्वचा द्वारा किसी चीज को महसूस करना, इन सब चीजों को जब हम किसी चीजों से किसी न किसी के संपर्क में आके इन चीजों का अनुभव इंद्रियों द्वारा होता है, तो इंद्रियां क्या करती हैं, ये हमारे अंदर एक चेतना का निर्माण करती हैं, और इसी चेतना के निर्माण से संवेदना पैदा होती है। अगर हमें, जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर हमें हमारी त्वचा पर किसी कीड़े ने काटा, अगर वो काटता है, जैसे ही वो काटता है वैसे ही हमारी चेतना जागृत होती है, और चेतना जागृत होते होते तुरंत ही विदिन सेकंड, बहुत ही सेकंड से भी कम सेकंड में समय में चेतना जागृत होती है, ठीक है, और उसी चेतना से संवेदना पैदा होती है हमारे अंदर हलचल होती है। अचानक से हम झटके से उस चीज़ को हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें दर्द का महसूस होने लग जाता है तुरंत। तो चेतना से संवेदना हम तुरंत रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से निर्माण होता है हमारा संरचनावाद के अंतर्गत। इसमें यह माना जाता है मन एक निश्चित संरचना होती है। जो हमारा मन होता है, जो हमारी चेतना होती है, ठीक है, वह क्या होता है, निश्चित संरचना होती है संरचनावाद निर्माण के अंतर्गत। ठीक है साथियों, अब हम दूसरे नंबर पर देखते हैं प्रकार्यवाद या इसे हम कहते हैं कार्यवाद संप्रदाय। ठीक है, यह दूसरे नंबर का संप्रदाय है। इसकी स्थापना विलियम जेम्स ने की थी। यह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। विलियम जेम्स जो थे एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, और इस प्रकार्यवाद का जो समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे वह थे जॉन डेवी, एडवर्ड ली,
मैककीन, कैटेल, विलियम वुडवर्थ, इन लोगों ने क्या किया, प्रकार्यवाद का समर्थन किया। इसमें हम देखते हैं चेतना के कार्यों प्रभावों को समझने पर बल दिया जाता है। इस प्रकार्यवाद के अंदर जो हमारी चेतना है, जो चेतना है, उस चेतना के कार्यों को और प्रभावों को समझने में बल दिया जाता है। जैसे कि मैंने ये देखिए यहाँ पे डायग्राम्स बनाए हैं कि इंद्रियों द्वारा मैसेज हमारी संवेदना व्यक्त होती है। हम संवेदना हमारे जो सेंसर ऑर्गन हैं वो उनको पता चलता है। जैसे ही हमारी इंद्रिय, जैसे हमने आंखों से कुछ देखा तो उस चीज का चित्र जैसे ही हमारे मन मस्तिष्क में उसमें जाता है, वैसे ही हमारे अंदर संवेदना पैदा होती है। और संवेदना पैदा होते ही तुरंत क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण होने लगे। हम उसको प्रत्यक्षीकरण करके फिर उसके बाद तुरंत हम क्या करने लग जाते हैं, उसका नाम, पहचान, व्याख्या, इन सब चीजों के बारे में हम जानने की कोशिश करने लग जाते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से यह मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान माने जाने लगता है। ठीक है जी। संवेदना जो है हमारी मानसिक पीढ़ी की प्रथम ज्ञान है। जब हम किसी चीज के बारे में हमारी सूचना प्राप्त होती है, आंखों से जैसे हमने देखा, कान से हमने कुछ चीज सुना, तो जो प्रथम सूचना हमारी संवेदना, जो हमारी संवेदन शक्ति होती है, उसको ही पहुंचती है। ठीक है। और इस संवेदन शक्ति को जैसे ही हमारी कोई सूचना पहुंचती है, वैसे ही वो क्या करने लग जाता है, प्रत्यक्षीकरण करने लग जाता है उस चीज का, उस वस्तु का, जिस भी वस्तु को, जो भी चीजें हैं, उसका प्रत्यक्षीकरण करने लग जाता है। और जैसे ही प्रत्यक्षीकरण होता है, प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत हम उसका नाम, पहचान, व्याख्या, उसके बारे में जानने की कोशिश करने लग जाते हैं। उसका नाम क्या है, उसकी पहचान क्या है, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, जैसे हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं। तो ठीक है साथियों, तो इस तरीके से हम प्रकार्यवाद या कार्यवाद संप्रदाय को जानते हैं। इसमें मेनली पूछा जाता है कि प्रकार्यवाद और कार्यवाद के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, विलियम जेम्स। ठीक है साथियों। इसके बाद नेक्स्ट हम संप्रदाय को पढ़ते हैं, व्यवहारवाद संप्रदाय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संप्रदाय है, इसके बारे में बहुत बार पेपरों में पूछा गया है, तो हम इसको विस्तार पूर्वक देखते हैं। इसकी स्थापना जेबी वाटसन ने की थी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसकी स्थापना, व्यवहारवाद की स्थापना जेबी वाटसन ने की थी। इसका समर्थन बीएफ स्किनर, ई.पी. पावलोव, सीएल हल, मैकडूगल, ये सभी क्या थे, व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। तो हम देखते हैं कि इन सभी ने व्यवहारवाद संप्रदाय को अपनाया और मनोविज्ञान को व्यवहारवाद से जोड़कर अपनी अपनी अभिव्यक्ति या अपने अपने विचारों को रखा। इसकी स्थापना 1913 ईस्वी को कोलंबिया विश्वविद्यालय में जेबी वाटसन के द्वारा व्यवहारवाद की नींव रखी गई। 1912-14 के मध्य संरचनावाद संप्रदाय और प्रकार्यवाद संप्रदाय के मध्य होने वाले वैचारिक द्वंद्व से व्यवहारवाद की उत्पत्ति होती है। ठीक है साथियों। जब शुरुआत में संरचनावाद और प्रकार्यवाद दो ऐसे संप्रदाय थे, जो पहला संप्रदाय क्या था, संरचनावाद संप्रदाय था, दूसरा प्रकार्यवाद संप्रदाय था। ये दोनों के बीच में जब एक वैचारिक द्वंद्व पैदा हुआ, तो इस वैचारिक द्वंद्व के बीच में एक बीच का रास्ता निकल के आया, व्यवहारवाद संप्रदाय। तो इस तरीके से व्यवहारवाद संप्रदाय की उत्पत्ति मानी जाती है। 1914 में जेबी वाटसन की पुस्तक व्यवहार मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा है। ठीक है साथियों। तो जेबी वाटसन की एक पुस्तक निकली जिसका नाम है व्यवहार मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा है। तो सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का वर्णन इसी पुस्तक में हुआ है। बहुत बार परीक्षाओं में देखने को मिलता है, पूछा जाता है कि व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस पुस्तक में करी गई। तो जेबी वाटसन की पुस्तक 1914 में जेबी वाटसन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था व्यवहार मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा। तो सर्वप्रथम इसी पुस्तक के अंदर व्यवहार शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है साथियों। आगे देखते हैं। दूसरी पुस्तक 1919 में मनोविज्ञान व्यवहार की दृष्टिकोण, और तीसरी पुस्तक लिखी 1924 में पूर्णतः व्यवहार पर आधारित। ठीक है साथियों। इस तरीके से व्यवहार संप्रदाय के बारे में अपनी पुस्तकों में जेबी वाटसन ने समय दर समय व्यवहार संप्रदाय को आगे बढ़ाया और उसे आगे ले गए।
जेबी वाटसन के अनुसार एक कोटेशन है जेबी वाटसन की, जिसके अंतर्गत जेबी वाटसन व्यवहारवाद संप्रदाय को डिस्क्राइब करते हैं। व्यवहार की उत्पत्ति, कोटेशन हूबहू आता है तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि हूबहू आप याद करेंगे और कभी ये पूछा जाता है तो सीधे आपका आंसर जेबी वाटसन होगा। व्यवहार की उत्पत्ति उद्दीपक और अनुक्रिया से होती है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा उद्दीपक क्या चीज होता है, अनुक्रिया क्या चीज होती है। ठीक है, अभी हम व्यवहारवाद को पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ ये देखते हैं। इनकी कोटेशन थी, व्यवहार की उत्पत्ति उद्दीपक और अनुक्रिया से होती है। इसके बाद जेबी वाटसन का एक कथन है, आप मुझे एक दर्जन स्वस्थ शिशु दे दीजिए, फिर आप कहोगे तो मैं शिक्षक, अभियंता, वास्तुकार, चित्रकार और यदि आप कहो तो मैं इन्हें चोर भी बना सकता हूँ। इनका मानना था, जेबी वाटसन का मानना था कि जो छोटा बच्चा होता है वह क्या होता है, बिल्कुल कोरा कागज होता है, बिल्कुल उसको कुछ भी जानकारी नहीं। अगर हम चाहें तो उसे कुछ भी बना सकते हैं, उसको उस अनुसार ढालते हैं, उस अपने व्यवहार उसको उस व्यवहार के तहत तैयार करके उसको चाहे आप शिक्षक बना लीजिए, अभियंता बना लीजिए, वास्तुकार बना लीजिए, चित्रकार बना लीजिए, किसी भी रूप में हम उसे धीरे धीरे उसको उस व्यवहार के तहत ढाल के हम उसे आगे बना सकते हैं। ठीक है साथियों, इस तरीके से व्यवहारवाद की अवधारणा को जेबी वाटसन जी ने दिया। आगे हम देखते हैं समग्रवाद। अगला जो हमारा टॉपिक है समग्रवाद संप्रदाय या संज्ञानवाद संप्रदाय या गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। ठीक है साथियों, जैसे मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट जो है वह व्यवहारवाद संप्रदाय और ये गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी को विभिन्न नामों से जाना जाता है, समग्रवाद संप्रदाय, संज्ञानवाद संप्रदाय या गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। इसकी स्थापना मैक्स वर्दिमर के द्वारा की गई थी। ये बहुत बार शिक्षक भर्तियों में या सीटेट या यूपीटेट या यूटेट में पूछा गया है कि गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के स्थापना किसने करी थी या समग्रवाद संप्रदाय की स्थापना किसने करी, तो वो कौन थे, मैक्स वर्दिमर। इसके जो समर्थक थे वह कोहलर थे, कर्ट लेविन थे, कर्ट कॉफका थे। ठीक है साथियों, तो ये इनके समर्थक थे जिन्होंने समर्थन किया था गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का। जर्मन भाषा के गेस्टाल्ट से गेस्टाल्टवाद, इंग्लिश भाषा में गेस्टाल्टवाद क्या है, इंग्लिश भाषा का शब्द है और जर्मन भाषा का गेस्टाल्ट से ही गेस्टाल्टवाद का उत्पत्ति होती है। ठीक है साथियों, इंग्लिश के गेस्टाल्टवाद की उत्पत्ति जो होती है वो जर्मन भाषा के गेस्टाल्ट से होती है। मनोविज्ञान को चेतना एवं व्यवहार अर्थात दोनों का विज्ञान माना जाता है। ठीक है, गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत देखा जाता है कि चेतना एवं व्यवहार अर्थात दोनों का विज्ञान माना जाता है। इसके अंतर्गत इस संप्रदाय में पूर्ण से अंश तक का ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें पूर्ण से अंश तक का ज्ञान प्राप्त आपको होता है। ठीक है साथियों, इसी के साथ आगे अभी इसको हम और डिस्क्राइब करेंगे जब इनके बारे में पढ़ेंगे, वर्दिमर के बारे में, कोहलर के बारे में, कर्ट लेविन के बारे में पढ़ेंगे तो हम इनके गेस्टाल्टवादों के बारे में आगे पढ़ेंगे साथियों। अभी मैं आपको सिर्फ एक समरी बता रहा हूं कि संप्रदायों के बारे में। ठीक है, इसके बाद आता है मानवतावाद संप्रदाय। मानवतावाद संप्रदाय के अंतर्गत इसकी स्थापना अब्राहम मैस्लो ने की थी। इसका समर्थन कार्ल रॉजर्स, ऑलपोर्ट इन्होंने करी थी। अब्राहम मैस्लो को आशावाद या मानवतावाद का जनक भी माना जाता है। तो साथियों, आपको याद रखना है कि अब्राहम मैस्लो जो थे उन्हें आशावाद या मानवतावाद का जनक भी माना जाता है। हमें सर्वप्रथम मानवता की आवश्यकता मांग को समझाना चाहिए। इन्होंने कहा कि हमें सर्वप्रथम मानव की आवश्यकता को, किसी मांग को समझना चाहिए कि हम मनुष्य जो हैं उनकी आवश्यकताएं क्या क्या हैं, उनकी क्या क्या मांगे हैं, उन सब चीज़ों को सबसे पहले हमें समझना चाहिए, फिर उसकी पूर्ति करनी चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने एक पिरामिड बनाया जिसके अंतर्गत देखा सबसे पहले नंबर पर शारीरिक दैहिक मांग,
सबसे पहले इन्होंने सबसे नीचे से रखा इन्होंने शारीरिक दैहिक मांग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, फिर उसके बाद सुरक्षा की मांग, फिर उसके बाद समाज की अनुभूति, उसके बाद सम्मान की मांग, उसके बाद 5वें नंबर पे आत्मानुभूति मांग। तो इन्होंने 5 तरीके के ये पिरामिड का निर्माण किया, जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की आवश्यकताओं, 5 प्रकार की मांगों को रखा, जिसमें शारीरिक दैहिक मांग, सुरक्षा की मांग, समाज की मांग, सम्मान की मांग, आत्मानुभूति की मांग। तो इन मांगों को लेकर इन्होंने अपनी मानवतावाद संप्रदाय की रचना की। ठीक है साथियों, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद यह सिगमंड फ्रायड ने मन मस्तिष्क के विश्लेषण करके एक नवीन विचार दिया, जिसे मनोविश्लेषणवाद कहा जाता है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मनोविश्लेषणवाद किसका, सीटेट के पेपर को आप पुराना उठा के देखेंगे कई बार, तो उसमें देखने को मिलेगा कि मनोविश्लेषणवाद किसका है। तो मनोविश्लेषणवाद जो है वह सिगमंड फ्रायड का है। ये बहुत बार पूछा गया है, शिक्षक भर्तियों में भी देख लीजिए तो बहुत बार आपको देखने को मिलता है कि सिगमंड फ्रायड ने मन मस्तिष्क का विश्लेषण करके एक नवीन विचार दिया, जिसे मनोविश्लेषणवाद कहा जाता है। इसके अंतर्गत सिगमंड फ्रायड ने मन को 3 भागों में बांटा था। 3 भागों में बांटा था, यह भी परीक्षा में कई बार पूछा गया। सिगमंड फ्रायड द्वारा 3 भागों में बांटे गए मन कौन कौन से हैं। ठीक है, एक है इसमें अचेतन मन, दूसरा चेतन मन, तीसरा अर्धचेतन मन। ठीक है साथियों, अचेतन मन, चेतन मन, अर्धचेतन मन। ठीक है, अब देखते हैं हम सिगमंड फ्रायड का जन्म, थोड़ा सा उसकी जीवनी देख लेते हैं सिगमंड फ्रायड का। सिगमंड फ्रायड का जन्म 6 मई 1856 ईस्वी में वियना, ऑस्ट्रिया में पड़ता है, वियना में हुआ था। यह यहूदी परिवार से थे। यह पागलों के डॉक्टर थे। ठीक है, फैंसी नगर पेरिस में जगह है, फ्रांस। ठीक है, वहां पे है ये फैंसी नगर में फैंसी हॉस्पिटल में नियुक्त हुए थे। यह विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इन्होंने पागलों का अध्ययन किया था। इन्होंने क्या किया था, पागलों के ऊपर अध्ययन किया था। तो इनका जो मनोविश्लेषणवाद है ये क्या करता है, ये मानते हैं कि मन, हमारा मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क में एक मन है। वो मन में 3 तरीके की चीजें पाई जाती है, चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन। तो जो अचेतन मन होता है वो 90% इन्होंने माना, और इसे माना कि यह जन्मजात होता है। और चेतन मन 10% होता है। जब हम क्या करते हैं, 10% वो होता है जब बच्चा पैदा होता है और उसके बाद समाज के अंदर जो व्यवहार और जो गतिविधियां करता है, उससे उसके अंदर वो चेतन मन आता है। ठीक है, तो इसी को मनोविश्लेषण संप्रदाय कहा। और अर्धचेतन मन क्या होता है, अर्धचेतन मन वह होता है जो कभी आपका अचेतन और चेतन मन के बीच में पाया जाता है। ठीक है, उसे अर्धचेतन मन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने डिस्क्राइब किया कि आपका अर्धचेतन, चेतन, अचेतन जो मन है वो क्या होता है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा, अचेतन, सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन कितने % होते हैं या क्या होता है, जन्मजात होता है। ठीक है, ये तो अचेतन मन क्या होता है, जन्मजात होता है। और चेतन मन क्या होता है, यह बाद की प्रक्रिया, जन्म के बाद की प्रक्रिया होती है। ठीक है, 10% होता है। तो ये कई बार पेपरों में पूछा गया। अब देखते हैं हम सिगमंड फ्रायड के अचेतन मन के बारे में। अचेतन मन, आनंद का नियम, यह जन्मजात होता है, नंबर 1। इसमें भावना प्लस संवेग प्लस मूल प्रवृत्तियां अचेतन मन में होती हैं। ठीक है, इसमें हमारी भावनाएं, जो भी हम भावनाएं व्यक्त करते हैं, संवेग, जो हमारे अंदर संवेग होते हैं वह, और मूल प्रवृत्तियां जितनी भी होती हैं वो सब हमारे अचेतन मन के अंतर्गत पाई जाती हैं। ठीक है, इसीलिए कहता हूं कि 90% जो है, बताया सिगमंड फ्रायड ने कि 90% हमारी अचेतन मन के अंदर ही ये सब चीजें होती हैं। अब देखिए, अचेतन मन जन्मजात होता है। इसके अंदर भावनाएं विचारों का आंतरिक रूप, जो हमारे अंदर ही अंदर जो विचार पैदा हो रहे होते हैं वो हमारी भावनाएं होती हैं। संवेग, विचारों का बाह्य प्रकाशन होना। संवेग, हम संवेदना व्यक्त करते हैं ना किसी से अपनी बाहरी रूप में, तो वो क्या होता है, संवेग होता है। मूल प्रवृत्तियां, विचारों का क्रियात्मक रूप। मूल प्रवृत्तियां, जो हमारी प्रवृत्ति होती है, जो हम देखते हैं, हमें दिखाई देता है। जैसे हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं, कार्यों में दिखाई देता है कि ये क्रियान्वयन कर रहे हैं, हम कोई चीज, कोई क्रिया कर रहे हैं, तो उसमें हमें दिखाई देता है। वही विचारों का क्रियात्मक जो रूप होता है वो मूल प्रवृत्ति होती है। यह तार्किक नियम है।
ठीक है जी। अचेतन मन क्या है? एक प्रकार का तार्किक नियम है। अब हम देखते हैं अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन, ठीक है साथियों। अर्धचेतन मन, जो अर्धचेतन मन है वह है वास्तविकता का नियम है। यह अर्जित मन है। इसे हम क्या करते हैं? अर्जित। हम किसी को देखा देखी या किसी चीज से प्रैक्टिस करके या कुछ हो करके तब हम उसे अर्जित करते हैं, ठीक है जी। चेतन मन, नैतिकता का नियम, यह आदर्शवादी मन होता है। यह भी अर्जित मन है। यह भी चेतन मन भी मैंने क्या कहा कि जन्म के बाद हम क्या करते हैं? उसे हम ग्रहण करते हैं, ठीक है। यह नैतिकता का नियम, आदर्शवादी, बहुत लोग आदर्शवादी बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, तो हम किसी से सीखते हैं। वो नैतिकता, आदर्शवाद, ये सब चीज़ें हम किसी से सीखते हैं। तो इन सब चीज़ों का समन्वय जो होता है वह हमारा क्या कहलाता है? हमारा चेतन मन के अंतर्गत होता है। ठीक है साथियों, आज हम इतना ही रखते हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत। कल हम लोग मनोविज्ञान के अंतर्गत, अभी तक हमने मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा, मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में पढ़ा, प्रकृति के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कि मनोविज्ञान के अंदर जो मनोविज्ञान के अंदर शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान की आवश्यकता क्या क्या होती है, क्यों पड़ी हमें शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान की आवश्यकता। ठीक है साथियों, हम देखते हैं कि कितनी भी कोई भी शिक्षक भर्ती होती है, या आप टीटी, सीटीटी, यूटीटी या शिक्षक भर्ती है, उसके अंदर ये मनोविज्ञान को क्यों रखा गया या बाल मनोविज्ञान को क्यों रखा गया, तो उसकी आवश्यकता शिक्षा के अंदर क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में आपको बताऊंगा। और साथियों, जितना भी मैं आपको बताया जा रहा हूँ ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। तो आप लोग प्रॉपर अपना नोट्स बनाइए और नोट्स के साथ साथ आप लोग इसकी तैयारी कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।